discuss about. So phylogeny is defined as the simply as the evolutionary history called phylogeny. Means अगर आप किसी भी प्लांट है, एनिमल है, अगर आप उसकी एनिमल हिस्ट्री, उसकी एंसेस्टर हिस्ट्री को आप स्टडी करते हो, इवोल्यूशन हिस्ट्री को स्टडी करते हो आप, तो उसको बोलोगे फाइलोजेनी. रेडफोर्ड 1986 डिफाइंड एज द फाइलोजेनी एज द स्टडी ऑफ जीनोलॉजी एंड evolutionary history of group of organisms. Phylogeny means study of genealogy and genealogy means again स्टडी ऑफ एंसेस्टर रिलेशनशिप एंड लीनिएजेस भी. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप इवोल्यूशन हिस्ट्री को और जो कोई भी रेस है, कोई स्पीसीज है, वो किस तरीके से इवोल्व हुई है, उसके इवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ते हो. ठीक है, कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल पहले फिशेस थी, उसके बाद आपके रेप्टाइल्स बने, एम्फीबियंस बने, उसके बाद मान लो आप कह सकते हो ये मैमल्स बने, फिर मान लो मैमल्स, फिर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है. तो ये इनकी हर एक स्टेज के ऊपर जो अलग अलग हम करेक्टर मिले हमें, उन हर एक करेक्टर को स्टडी करना बोलेंगे आप जीनोलॉजी. ठीक है, तो एंसेस्टर जो रिलेशनशिप्स होती है हमारी, मतलब हमारी जो हमारे एंसेस्टर थे, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे रिसेंट एंसेस्टर होते हैं गोरिल्ला, गिबॉन्स, चिंपैंजी वगैरह. ठीक है, इनके साथ हमारे क्या रिलेशनशिप है, इनका डीएनए कैसा है, हमारा डीएनए कैसा है. ठीक है, ये सारी चीजें स्टडी करना, इसको बोलोगे आप जीनोलॉजी भी. सो फाइलोजेनी इंक्लूड नॉलेज ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. हालांकि हम एनिमल की बात नहीं करेंगे, हम प्लांट की बात करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी. सो इंक्लूड द नॉलेज ऑफ एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्लेस, टाइम एंड देयर ओरिजिन भाई. ठीक है, कि उनका जो एंसेस्टर थे उनका किस टाइम पर, कहाँ पर, कब उनका ओरिजिन हुआ, कब उनका डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स एंड इंटररिलेशनशिप अमॉन्ग देयर मेजर ग्रुप्स विद. अब आपको पता है कुछ एंजियोस्पर्म्स प्रिमिटिव होते हैं, और सिंपली हमें ये भी पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो जिम्नोस्पर्म से इवोल्व हुए हैं एक्चुअली. ठीक है, तो अब जब आप जिम्नोस्पर्म्स को देखोगे, जिम्नोस्पर्म के बाद आप एंजियोस्पर्म्स पे आओगे ना, तो आपको कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे, और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे एडवांस एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं वो मोर और लेस आपको कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स जैसे ही कुछ फीचर्स उनमें आपको देखने को मिलेंगे भाई. इसके बाद सो नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म आपको मेरे हिसाब से सभी को पता होगा एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स मींस जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. इनके पास क्या होते हैं, जाइलम्स के अंदर वेसल्स होती हैं मेन इंपॉर्टेंट, और जो फिलोएम्स होता है उसके अंदर हमें जो सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, साथ में यहाँ पर दे आल्सो कंटेन सीड्स, उनके पास सीड्स होंगे, लेकिन जो सीड्स होंगे वो फ्रूट्स के अंदर होंगे भाई. मींस सीड्स तो आप देखो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी सीड्स होते हैं, बट वहां पर जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, बट एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होंगे दे आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, और वी कैन से इनक्लोज्ड इन द कार्पल्स. सो यहाँ पर जो सीड्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे भाई, मीन सीड्स विद इन द फ्रूट्स होंगे. तो यहाँ पर हमें एंजियोस्पर्म्स में हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे. साथ में हमें यहाँ पर इसके ना जो फ्लावर टर्म है एक्चुअली, ये हम एंजियोस्पर्म्स के रिगार्डिंग ही इसको कंसिडर करते हैं, या फिर कहते हैं, बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नॉर्मली नहीं होते हैं. तो फ्लावर इज ए स्ट्रक्चर यूजुअली कंटेनिंग सेपल, पेटल एंड स्टेमन्स एंड कार्पल्स. ये आपको मैंने कई बार बता लिया है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं. हाउएवर देयर एग्जिस्ट flowers which consist only a single stamens और single flower, single ovary भी. यानी कि ये वो लास्ट लाइन बोल रहा है कि आज के टाइम में भी कुछ ऐसे फ्लावर हैं जहां पर केवल आपको या इधर मेल दिखाई देंगे या फिर इधर फीमेल दिखाई देंगे. मीन्स जो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूफोर्बिएसी फैमिली पढ़ी है, वहां पर आप देखोगे जो मेल फ्लावर होता है वो अपने आप में जो सिंगल स्टेमन है वो मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ऐसे ही वहां पर जो सिंगल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो अकेला फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, मीन्स दे आर सिंपल. ठीक है, वहां पर आपको सेपल, पेटल है, ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी. इनके अलावा कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, ये भी आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने बता भी दी, इनमें से कुछ वेसल्स होती हैं, फिलोएम के अंदर हमें सीव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कंपेनियन सेल देखने को मिलेंगी. इनके अलावा हमें जो एम्ब्रोसैक होता है उसमें हमें उसकी जो टाइप है वो मोस्टली पोलीगोनम टाइप देखने को मिलेगी. मींस इसके अंदर आपको एम्ब्रोसैक के अंदर एक एग सेल होगी, दो सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है, तीन एंटीपोडल सेल होंगी, और यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लिया बीच में आपको देखने को मिले. तो ये जो पैटर्न हमें दिखाई देता है ये पोलीगोनम टाइप होता है भाई.
इसके अलावा हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, साथ में ही जो कार्पल है वो क्लोज्ड होंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो फ्रूट्स है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये आपको एज ए होने चाहिए। इसके अलावा इनके अलावा भी कुछ और करेक्टरिस्टिक लाख के आसपास, यानी 3 लाख से भी ज्यादा जो स्पीसीज हमें एंजियोस्पर्म्स के देखने को मिलेंगी भाई। इन एंजियोस्पर्म्स में हमें एनिमल, पेरिनियल, हर्ब, सर्ब, ट्री, अलग अलग जो रेंज है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, यानी कि स्मॉलर साइज से लेकर लार्जर यानी कि गिगेंटिक साइज तक के भी जो प्लांट हो देखने को मिलेंगे। आपको पता है जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो लगभग आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर के होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो उसमें ही जो आपको लगभग 100 मीटर से भी जो हाइट है उनकी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमने उनको मोनोकोट और डाइकोट में भी डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको फीचर्स आने चाहिए। मोनोकोट मींस कोटिलेडन्स 1 होगा, यहाँ पर कोटिलेडन्स 2 होंगे भी, यहाँ पर रेटिकुलेटेड वेनेसेंस होगा, यहाँ पर पैरेलल वेनेसेंस होगा। साथ में ही जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो यहाँ पर रिंग में होंगे, यहाँ पर वो स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं नॉर्मली वो 5 के सेट में होते हैं, और यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं नॉर्मली 3 के सेट में होते हैं। या फिर आप इसको पेंटामर कह सकते हो, या फिर ट्राइमर आप यहाँ पर बोल सकते हो। आते हैं हमारा एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप भी, जो आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन है। ठीक है, जिसके बारे में अपने एग्जाम में लिख के आना है कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप क्या होता है। तो अगेन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, इसको एपीजी बोल देते हैं शॉर्ट में, इज इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुप। यानी कि ये क्या है कि इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुप है कि इनका बोटनिस्ट, बोटेनिकल साइंटिस्ट का जो काम करते हैं किसके ऊपर भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी कि वो क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को रिफाइन करते रहते हैं, यानी कि उनको जो जो भी डाटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्यून करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। सो दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन लेट 1990 with the primary goal of developing the modern and robust classification। तो इनकी इनका मेन गोल क्या था भाई, इनकी ग्रुप कब बना था, ये 1990 में बना था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका मेन गोल क्या था कि जो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स की, इसको और ज्यादा डेवलप करना ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर इस क्लासिफिकेशन को और ज्यादा एडवांस करना। ठीक है, रेदर देन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है जो बेंथम ओकरी क्लासिफिकेशन है उसको हम वो मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर है। ठीक है, सो अगेन फाइलोजेनेटिक्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री और डायग्राम भी। तो अगेन हम इसको फाइलोजेनेटिक ट्री की फॉर्म में या फाइलोजेनेटिक जो डायग्राम है उसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने इस टाइप का डायग्राम देखा होगा, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, इसके बाद कॉमन एंसेस्टर में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पर हमें 3 अलग अलग टाइप की जो ब्रांच हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, आर्किया है, एंड यूकैरियोट्स हैं भी। ठीक है, दिस इज ए सिंपल पिक्चर ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ। it is a common ancestor where one is the common ancestor, and after that common ancestor different type of plant or bacteria are evolved by like that। तो यहाँ पर आप देखोगे एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लैजिलेट्स हैं। आप इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बैक्टीरिया में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, साथ में यहाँ पर कुछ थर्मोफाइटा भी हैं। अगेन आर्किया में देखोगे आप, यहाँ पर आपको मोनो मिथेनोकोकस बैक्टीरिया है, मिथेनोबैक्टीरियम है। तो अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है, और अलग अलग टाइप के जो प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया हैं वो इवोल्व हुए हैं। सो बाय रिकंस्ट्रक्टिंग दीज रिलेशनशिप रिसर्चर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको जो आप आराम से इजिली आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो अगर आपके पास ये जो डाटा है तो भाई। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द की फीचर ऑफ एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भाई। तो फर्स्ट आपने इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रेडिशनली द प्लांट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजिकल, यानी कि जो ट्रेडिशन मतलब जो आपने देखा होगा बेंथम ओकरी क्लासिफिकेशन है वो मोर्फोलॉजिकल जो पैरामीटर है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, लीफ रेजिमेंट है, या फिर वेरिएबल ट्रेड्स होते हैं उनके ऊपर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो ये जो आपकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मेनली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर डाटा, मोलिकुलर बायोलॉजिकल डाटा आता है, लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग। यानी कि अलग अलग प्लांट का, अलग अलग एनिमल का जो डीएनए है उसको सीक्वेंस करते हैं, और जो एक डीएनए दूसरे डीएनए से मैच हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे दे आर द क्लोज रिलेटेड। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द प्लांट्स एट ए जेनेटिक लेवल भाई। तो अगेन अगर आप उनका अलग अलग प्लांट का आपको डीएनए आपके पास है
तो आप उससे उनको सीक्वेंसिंग करके और अलग अलग जो डीएनए का जो डाटा है पैटर्न आपके पास आ जाएंगे, और उसके बाद उससे आप ये बता सकते हो कि भाई ये स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दे आर मोर क्लोज रिलेटेड रिलेटेड, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो मैक्सिमम मैच होता है एज कम्पेयर टू स्पीसीज 3 एंड स्पीसीज 4। वहां पर उनका जो डीएनए होगा वो कम मैच होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद भाई दिस लीड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द प्लांट टेक्सोनॉमी टुवर्ड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एपीजीबी, यानी कि ये बनी बनी कैसी थी अगेन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एपीजेबी, यानी कि जो एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये कब बना, तो अगेन मैंने बताया था ये 1990 में बना था ये, ठीक है। और अगेन इनफॉर्मल ग्रुप है साइंटिस्ट का, और फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ फॉर मोर फाइलोजेनेटिक इनफॉर्म क्लासिफिकेशन। तो अगेन क्लासिफिकेशन को अपडेट करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट एपीजी क्लासिफिकेशन थी जिसको एपीजे फर्स्ट बोलते हैं, ये अगेन 1998 में इस पब्लिश हुई थी। उसके बाद लगातार इसके जो रिवीजन्स हैं वो होते रहते हैं। तो अगेन आज के टाइम में अगर देखें तो लगभग हमें एपीजी 4, आई थिंक 4 और 5 है, आई थिंक यस 4, यानी कि 1 के बाद क्या आई, 2 आई, 3 आई एंड 4 आई। मीन्स जो हमें डाटा मिलता रहता है, साइंटिस्ट को मिलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो इस क्लासिफिकेशन को अपडेट करते रहते हैं, और जैसी वो अपडेट होती है उसका नया जो वर्जन है वो आता रहता है भाई। तो अगेन ये वर्जन 2 आया, फिर थर्ड, और ये फोर्थ भी, फोर्थ लगभग 2006 से 8 के आसपास ये जो फोर्थ है ये पब्लिश हुआ था। इसके बाद इसके गोल क्या होंगे, तो गोल, मेन गोल यही है कि जो क्लासिफिकेशन है इसको मोर, आप कह सकते हो, करेक्ट करना, मीन एक्यूरेटली इसको रिफाइन करना, ट्यून करना, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अगेन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भाई। दिस इन्वॉल्व अरेंजिंग द प्लांट टेक्सा इनटू द हियरार्कियल फ्रेमवर्क दैट रिफ्लेक्ट देयर जेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि प्लांट को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक रिलेशनशिप भी, ठीक है। बाय डूइंग सो द एपीजे एम्स टू प्रोवाइड मोर स्टेबल प्रिडिक्टिव सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द प्लांट डाइवर्सिटी। तो प्लांट डाइवर्सिटी को और ज्यादा क्या करते हैं हम, अगेन मेथोडोलॉजी की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अगेन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस प्राइमरी यूजिंग द डीएनए सीक्वेंस डाटा फ्रॉम द मल्टीपल जीन्स। तो अलग अलग जीन का जो डाटा है उसको सीक्वेंसिंग करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं। These analysis allow the researchers to interfere the evolutionary relationship among the different plant group and identify the common ancestor। तो अलग अलग प्लांट ग्रुप के जो एंसिस्टर हैं उनका जो डीएनए उसको एनालिसिस करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं, जो फाइलोजेनेटिक साइंटिस्ट हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, ये पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट का जो एंसिस्टर है वो कौन रहा होगा पीछे वाले टाइम में, और उसके जो उस लाइन में उसके रिलेटिव कौन कौन से प्लांट होंगे। Resulting the phylogenetic tree serve as the basis for the organizing the plant into clades monophyletic groups based on the shared evolutionary history। तो अगेन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लांट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद इसमें फिर लगातार क्या होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं एपीजी में, और इसके रिविजन्स होते रहते हैं। अगेन जो भी डाटा में मिलता रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, और इसको रिवाइज करते रहते हैं भाई। तो अगेन इसके जो अलग अलग वर्जन्स हैं, लाइक पहले एपीजी 1 आया था 1998 में, उसके बाद 2000 के आसपास 2 आया, उसके बाद 2004 में 3 आया, और उसके बाद फिर 2006 से 7 या 8 के आसपास लगभग 4 आया इसका, ठीक है। तो ये जो इसके जो वर्जन्स हैं या फिर इसके जो रिविजन्स हैं वो होते रहते हैं लगातार, जैसे ही जो नया डाटा है वो हमें मिलता है। सो दीज अपडेट हेल्प टू रिफाइन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो मेन गोल इसका यही है कि जो हमारी नॉलेज है उसको रिफाइन करना, और साथ में ही जो हमारी एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन को इसको इम्प्रूव करना भाई। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्लांट टेक्सोनॉमी एंड रिसर्च। तो अगर आपको इस क्लासिफिकेशन को आप अपडेट करते रहते हो तो आप प्लांट की जो टेक्सोनॉमी है, कि मान लो फॉर एग्जांपल प्लांट ए और प्लांट बी, भाई पहले ये एक फैमिली में हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल फैमिली इनकी एक कॉमन फैमिली है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि जो प्लांट बी है इसकी जो जेनेटिक या फिर कैसे इसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये अलग है, तो आप बाद में आप इसकी बेस पर इसको आप अलग फैमिली में डाल सकते हो। तो अगेन जो प्लांट बी था हमारा, इसको आप फैमिली सेकंड फैमिली या कोई भी दूसरी फैमिली में इसको आप पुट कर सकते हो, डाल सकते हो।
तो मतलब हम इससे क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी टेक्सोनोमी है, क्लासिफिकेशंस हैं, उनको हम ट्यून कर रहे हैं, उनको हम रिफाइन कर रहे हैं। It provides a standardized framework for the classification of angiosomes that is widely used by botanists। तो अगेन ये क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जिसको बोटनिस्ट यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट यूज करते हैं, कंजर्वेनिस्ट यूज करते हैं, और दूसरे जो प्रोफेशनल वर्किंग जो लाइक प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको लगातार यूज करते रहते हैं भाई। तो बाय incorporating the phylogenetic information, APG classification improve our ability to understand and predict the plant traits, distributions and evolutionary pattern भाई। तो अगेन इसको यानी कि evolutionary pattern को, distributions को और प्लांट की जो ट्रेड्स हैं उनको आप पता लगा सकते हो, उनको आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ APG क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो व्हाइल द एपीजी इज इनफॉर्मल, या मैंने आपको शुरू में बताया था, इट इज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इट्स मेंबर इंक्लूड, इसके मेंबर कौन कौन होंगे, इसके मेंबर बोटनिस्ट होंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इसके पूरे वर्ल्ड में जितने भी बोटनिस्ट हैं या फिर आप कह सकते हो जो फाइलोजेनेटिस्ट हैं, वो इसके मेंबर होंगे। who collaborate on research project and share data and expertise भी, यानी कि वो अपना जो डाटा है, रिसर्च है, वो यहाँ पर शेयर करते हैं और इस क्लासिफिकेशन को ट्यून या फिर रिफाइन करते हैं। सो दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच हेल्प टू इंश्योर दैट द एपीजी क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज। तो यहाँ पर हमें जो डाटा है वो लगातार अपडेट होता रहता है, तो यहाँ पर हमें जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमें देखने को मिलती है ब्रॉडर बोटनिस्ट कम्युनिटी। तो अगेन यहाँ पर बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड बोटनिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसको लार्ज स्केल पे, ब्रॉडर स्केल पे जो बोटनिस्ट कम्युनिटी है वो इसको एक्सेप्ट भी करती है भाई। तो अगेन ये हो जाएगा इसका कोलैबोरेशन वाला पार्ट। इसके बाद कम्युनिकेशन भाई। तो कम्युनिकेशन में भी यही बता रहा है कि यहाँ पर जो अराउंड द वर्ल्ड बोटनिस्ट है वो कम्युनिकेट करते हैं, अपना जो नॉलेज है, डाटा है, वो शेयर करते हैं, और उसके बेस पर ही जो क्लासिफिकेशन है वो लगातार अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आपने इसमें बताने हैं कि कोलैबोरेशन कैसा है और कम्युनिकेशन किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। In last, in summary, the angiosperm phylogenetic group is a collaborative effort among the botanist scientists to develop a modern and phylogenetic informed classification system for the flowering plants by in integrating molecular data। तो अगेन इसमें क्या करते हैं, मोलिकुलर डाटा को इंटीग्रेट करते हैं। Phylogenetic methods and APJ classification provide more accurate predictive framework for understanding the plant diversity and evolution भाई। तो अगेन इससे हमें प्लांट डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन के बारे में हमें बेटर जो नॉलेज है वो हमें गेन होती है। तो ये थे आपके मेन एपीजे सिस्टम या फिर एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप भाई, ठीक है। इसमें अब आपने बताना है इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा फाइलोजेनिक बेसिस। तो इसका पहला प्रिंसिपल तो ये हो जाएगा कि जो क्लासिफिकेशन है इसका जो बेस है वो क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है भाई, ठीक है। और ये जो बेस है ये कहाँ से बनता है, ये आता है मोलिकुलर डाटा से, मेनली डीएनए सीक्वेंसिंग से जो डाटा है वो हमें रिसीव होता है। दूसरा बता दिया मोनोफाइली भाई। यहाँ पर इसका जो मेन एम है वो यही होगा कि जो प्लांट स्पीसीज है उसको उसके एंसिस्टर जो स्पीसीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना भाई। तो अगेन दिस ग्रुप reflect the evolutionary relationship more accurately than the polyphyletic और पैराफाइटिक ग्रुप। तो दूसरे क्लासिफिकेशन होती हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये एंसिस्टर हिस्ट्री के बेस पर अरेंज है भाई। इसके बाद है हिरार्की। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज अ प्लांट टेक्सा इनटू द हिरार्किकल सिस्टम ऑफ नेस्टेड क्लैड्स रेंजिंग फ्रॉम ब्रॉडर ग्रुप्स। तो अगेन ऑर्डर है, क्लासेस हैं, और आप कह सकते हो फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। इस इन ग्रुप में हम प्लांट को अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एपीजे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भाई। तो जो मोर क्लोज होंगे उनको आप इकट्ठा अरेंज कर दोगे और जो अलग अलग होंगे उनको आप अलग अलग। आता हमारा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भाई। तो अगेन जो एपीजे क्लासिफिकेशन है emphasizes अगेन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप, टेक्सोनोमिक ग्रुपिंग। क्लेड एक वर्ड बार बार आ, क्लेड। तो क्लेड का मतलब होता है डिफाइंड एज द बेस ऑन द शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंडिकेट द कॉमन एंसिस्टर एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा ग्रुप आप कह सकते हो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करे, उनका जो एंसिस्टर है वो कॉमन हो और उनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो भी सेम हो गई। तो अगेन इस ग्रुप को बोलोगे
आप बोलोगे क्लेड भाई। तो दिस अप्रोच हेल्प टू आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस अमोंग द प्लांट ग्रुप भाई। तो अगेन जो प्लांट टैक्सा है उनमें आप इसके बेस पर आप ये बता सकते हो कि यहाँ से इस कॉमन एंसेस्टर था, इसके बाद यहाँ से इसका क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, या फिर इसका आप कह सकते हो कन्वर्जेंस हुआ। फिर आता हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिवीजन भी। तो अगेन मैंने आपको पहले बताया था, अगेन ये जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज नॉट स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक नहीं है। इट इट इवोल्व ओवर द टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग इवोल्व होता रहता है। इज मोर अबंडेंट एंड एनालिटिकल जो टेक्निक है इसको लगातार इंप्रूव करती रहती हैं, और इसके बार बार रिविजन भी होते रहते हैं। तो अगेन ये एक्यूरेट है, और मोर इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, और मोर रिलेवेंस, यानी कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की मॉलिक्यूलर जो डाटा है उसके बेस पे अरेंज है, तो यहाँ पर जो रिवेलेंस है यानी कि एक्यूरेसी वो भी आपको ज्यादा देखने को इसमें मिलेगी भाई। इसके बाद ग्लोबल को कोलोब्रेशन भी मैंने बता दिया, इसमें आपको ग्लोबल कोलोब्रेशन भी देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर जो कंपेटिबिलिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो ट्रेडिशनल मोर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है भाई, उसके साथ भी आपको इसमें आप उसको भी आप इसकी मदद से आप उसको समझ सकते हो। तो मेन एम टू मेंटेन द compatibility with the existing taxonomic system where whenever is possible, अगर पॉसिबल है तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो ट्रेडिशनल मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके साथ है कि उसके साथ आप कह सकते हो जो कंपेटिबिलिटी है उसको मेंटेन करने की ये कोशिश करती है। तो दिस हेल्प टू facilitate the transition from the new classification scheme and ensure the continuity with the previous research and classification with। again जो previous classification थी, मान लो इसके बाद इसमें क्या चेंज हुए हैं, वो ये जो नई क्लासिफिकेशन है एपीजे सिस्टम क्लासिफिकेशन वो यहाँ पर आपको बताती है भाई। Overall, the principle guide the development of APG classification system, ensuring that is the based on the sound scientific principles, reflect the true evolutionary history of organisms, and remain flexible and adaptable for the future advancement in the plant phylogenetics भाई। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था एपीजे हो गए रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो अगेन ये जो सिस्टम है प्राइमरी एडवांटेज है इसका, यानी कि अभी जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो आपने मेरिट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर है, यानी कि रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द एंजियोसम्स बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा। सो द एपीजे क्लासिफिकेशन प्रोवाइड मोर एक्यूरेट representation of genetic ancestry of phylogenetic of plant taxa पे। तो अगेन प्लांट टैक्सा की जो जेनेटिक एंसिस्ट्री है उसको ये ज्यादा मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू अदर क्लासिफिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका मोर एक्यूरेट, एंड आप बोल सकते हो इट रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो इसका फर्स्ट मेरिट यही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट अब लिखोगे प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क। तो क्लासिफिकेशन अलो द प्रिडिक्शंस अबाउट द प्लांट ट्रेड्स distributions and evolutionary pattern based on the shared ancestry भी। तो अगेन एंसिस्टर हिस्ट्री के बेस पर आप प्लांट की जो ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर मान लो प्लांट ए और प्लांट बी भाई ये ग्रो करते थे पहले टाइम में। अब आपको पता है मान लो प्लांट बी दूसरे एरिया में ग्रो करता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो एंसेस्टर हिस्ट्री वो सेम है। तो अब आप प्लांट आपको पता है दोनों की एंसेस्टर हिस्ट्री सेम है, तो आप प्लांट ए के जो करेक्टर्स होंगे वही लगभग आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर प्लांट बी के करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन दोनों को एक ही फैमिली में या फिर एक ही ग्रुप में या फिर एक ही ऑर्डर में इनको आप रख सकते हो। यानी कि आपको अगर प्लांट ए का पता है और आपको पता है कि प्लांट बी इसी एरिया से बिलोंग करता था पहले वाले टाइम में, तो आप उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, वो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन नंबर थर्ड पॉइंट आएगा हमारा। तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्लांट डाइवर्सिटी। तो अगेन ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें प्लांट डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अगेन ये स्टैंडर्डाइज क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें हमें कम्युनिकेशन देखने मिलता है बोटनिस्ट में, हॉर्टिकल्चरिस्ट में, कंजर्विस्ट में। ये पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा नंबर 5 पे आता हमारा फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो अगेन ये जो क्लासिफिकेशन है अगेन स्टैटिक्स नहीं है, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, और इस कारण से लगातार ये अपडेट होती रहती है, इसका लगातार रिविजन्स भी होता रहता है भाई। तो ये भी इसका एक क्या है, प्लस पॉइंट है, इसकी एक मेरिट्स है। उसके बाद ग्लोबल कोलोब्रेशन है, तो ये भी इसका एक मेरिट्स है, क्योंकि यहाँ पर
ऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस क्लासिफिकेशन को अपडेट करने में। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 1 2 3 4 5 इसके अपने मेरिट्स हैं, उनमें आपने बता के आना है। अब लास्ट पॉइंट हमारा इसमें डीमेरिट्स भी, यानी कि फर्स्ट बता दिया कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली फॉर द नॉन स्पेशलिस्ट भाई, यानी कि जो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए ये क्लासिफिकेशन को समझना एक मुश्किल टास्क होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाऊं, ये थोड़ा आपको फोन तो नहीं दिख रहा होगा, बट ये एक जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन की फोटो है, ये पर आपको देखने में इट इज मोर कॉम्प्लेक्स लगेगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल आपकी क्लासिफिकेशन होती है उनके कंपैरिजन में आपको मोर कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट लगेगी इसको समझना। तो अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लेड्स एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप रिक्वायर ए बैकग्राउंड मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि इसके लिए आपको आपको जो आपका मोलिकुलर बायोलॉजी है या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग है उसकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस क्लासिफिकेशन को समझ सकते हो या फिर इसको आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें यानी इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द नॉर्मल जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है हमारा, नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा लाइक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन लाइक बेंथम-मुकरी क्लासिफिकेशन है, उसके कंपैरिजन में इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट बता रहा है डाटा डिपेंडेंसी पे, यानी कि इस क्लासिफिकेशन को अपडेट करने के लिए आपको जो मोलिकुलर डाटा है उसके ऊपर हाईली रिलाय यानी कि डिपेंडेंट होना पड़ेगा मोलिकुलर डाटा के ऊपर भी। अगर मान लो आप क्लासिफिकेशन अपडेट कर रहे हो और आपको एक प्लांट मिला है लेकिन आपके पास इसका मोलिकुलर डाटा है नहीं, तो आप इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज या अपडेट नहीं कर सकते हो। मींस आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक के ऊपर। तो ये भी इसका सेकंड ड्रॉबैक है या आप कह सकते हो इसकी डीमेरिट्स है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है हमारा सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर लाइक एनी क्लासिफिकेशन एपीजी क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, मींस डिसीजंस अबाउट मोलिकुलर डाटा टू इंक्लूड हाउ टू एनालाइज देम एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम भाई, यानी कि जो डाटा आपको मिला है, ठीक है, जो जीन का पैटर्न आपको मिला है, डीएनए का पैटर्न आपको मिला है, ठीक है, अगर आप उसको किस तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगेन ये जो सब्जेक्टिविटी आती है ये आपको इस क्लासिफिकेशन में भी देख लो। व्हाइल द एपीजी स्ट्रगल्स फॉर द ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंट रिसर्चर्स में अराइव एट ए स्लाइटली डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, यानी कि कुछ साइंटिस्ट मान लो एक जो डाटा है इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सब्जेक्टिविटी है वो देखने को मिलती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है या फिर इसकी एक डिमेरिट्स है भाई। इसके बाद है नंबर 4 पे आएंगे हम, इनकम्प्लीट नॉलेज। तो यहाँ पर जो नॉलेज है, मान लो कोई प्लांट है उसका हमें मोलिकुलर डाटा नहीं पता है, तो अगेन ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो नॉलेज रहेगी हमारी वो इनकम्प्लीट रहेगी, उस क्लासिफिकेशन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो मोलिकुलर बायोलॉजी and phylogenetics, our knowledge of the plant relationship is still incomplete. Some part of the angiosperms phylogenetic remain poorly understood, leading to the uncertain or discrepancies in the classification of certain group of plant पे। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो भी यहाँ पर इनकम्प्लीट रहती है भाई, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें रेजिस्टेंस टू द चेंज। देखो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन चेंज होगी अपडेट होगी वो मेनली अगेन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर डाटा होगी, उसको आप बिना इसके अलावा आप दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है उनके बेस पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। साथ में ही जो चेंज आप करोगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बोटनिस्ट हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। अगर वो सारे एक्सेप्ट करते हैं तो चेंज हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे। अगर वो इसको उनमें से कुछ ग्रुप मान लो कुछ साइंटिस्ट है बोटनिस्ट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो जो क्लासिफिकेशन आपकी अपडेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है। अडेप्टिंग टू ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये था आपका भाई कंप्लीट टॉपिक एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। ठीक है, अभी आपको समझ सर में आया? सब्जेक्टिविटी समझाना एक बार। सब्जेक्टिविटी ठीक है। सब्जेक्टिविटी में ये बोल रहा है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम, अगर मान लो मुझे एक मैंने डीएनए को एनालिसिस किया, डीएनए सीक्वेंसिंग मेरे पास आ गई, ठीक है, इस तरीके से, और ये दूसरे प्लांट के आ गए मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये आप कह सकते हो डीएनए के पैटर्न यहाँ पर आ गए हैं। अब मान लो मैं मुझे लगता है कि दोनों सेम है,
तो मैं इनको एक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं ये अलग है, यानी कि मान लो ये ए है आपका और ये बी है, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो आप इनको दो अलग अलग ग्रुप में डालोगे, ग्रुप वन एंड। आप जो डाटा आपके पास आता है मोलिकुलर मोलिकुलर बायोलॉजी से या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग से, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, तो जिस तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे उसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो प्रिपेयर हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ रेजिस्टेंस टू द चेंज, अब मान लो एक साइंटिस्ट का ग्रुप है वो कह रहा है कि दोनों जो डाटा है वो एक ही प्लांट का है भाई, ठीक है, या फिर दो अलग अलग प्लांट का है, तो एक ग्रुप बोलेगा इनको एक ग्रुप में डाल दो, और दूसरा बोलेगा नहीं इनको अलग अलग दो ग्रुप में डाल लो। तो अगेन इसी वजह से यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस टू द चेंज है ये भी देखने को मिलता है। आया भी समझ में? ओके।